हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम पाइथन के मल्टीपल फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास बच रही हैं। अभी तक हमने ऑलरेडी 4-5 फीचर्स पाइथन की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम बाकी के रेस्ट ऑफ द फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। ओके। एंड पाइथन का ये जो कोर्स है, मल्टीपल कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप डेटा स्ट्रक्चर भी पाइथन में कंप्लीट करवा सकते हो, तो डेफिनेटली हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि कोई भी एक टॉपिक रह जाएगा। हम बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ देखेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें बस टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया भैया सिंपल, वाई पाइथन इज सिंपल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डायनेमिकली टाइप्ड एंड इंटरप्रेटेड। हमने 4 ही फीचर्स देखे हैं एंड 4 फीचर्स को देखने में हमें 5 से 6 लेक्चर का टाइम लगा। अब हम देखते हैं आज 3 से 4 फीचर हम कवर करेंगे एंड अगर सब कुछ सही रहा तो हम आज पूरा कंप्लीट ही कर देंगे फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज। क्या देखने वाले हैं हम? अपने 5वें फीचर को देखने वाले हैं। 5th फीचर जो हमारे पास है वो क्या है? 5वां फीचर जो है हमारे पास, इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। अभी जो भी फीचर्स हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही सिंपल है और उसमें ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना ही उसमें हमें कुछ ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम बहुत ही प्यार से इस चीज़ को समझेंगे और शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, चलो सो फर्स्ट हमारे पास फीचर ये है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स का क्या मतलब समझते हो आप? भैया फ्रीवेयर का मतलब ये होता है कि आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, जब ये लैंग्वेज डेवलप किया गया, किस ईयर में किया गया था और किसने किया था? गुइडो वैन रोसम। ठीक है, 1991। याद है सबको? ठीक है, अब जब इन्होंने ये डिस्कवरी की तो ये जो डेवलपर थे गुइडो वैन रोसम, GVR लिख रहा हूँ मैं, इन्होंने क्या किया, ये PSF को दे दिए ये लैंग्वेज। PSF के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। PSF स्टैंड्स फॉर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये क्या है? PSF क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट बोल लो या नॉन कमर्शियल बोल सकते हो आप। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन सॉफ्टवेयर को हैंडल करने का काम करती है, मैनेज करने का काम करती है। इतना समझ आ गया? तो PSF वालों ने क्या किया, इस चीज़ को फ्रीली एक्सेसिबल बना दिया। क्या कि हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा, हो सकता है लाइसेंस हमें लेना पड़ जाए, लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो ये एक फ्रीवेयर है। तो फ्रीवेयर का सिंपल टर्म क्या बताना है आपको कि हम फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली इसको एक्सेस करके हम अपने इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, अगर आपको देखना है फ्रीवेयर के बारे में तो आप किस वेबसाइट पे जाओगे? www.python.org। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से। इतना समझ आ गया भैया? ज़्यादा नहीं है कुछ यार, 2 लाइन की चीज़ें हैं, समझ जाओ बस। अब देखते हैं हम कि ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है। ओपन सोर्स से आप क्या समझते हो? आप सिंपली बोलोगे कि ओपन सोर्स का मतलब होता है भैया कि मेरे पास उस चीज़ का सोर्स कोड है। ध्यान से समझना, ओपन सोर्स का मतलब कि भैया मैं इस
लैंग्वेज की, मैं पाइथन लैंग्वेज की सोर्स कोड को ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ। एंड ईज़िली एक्सेस करने के बाद आप क्या चीज़ करोगे, मान के चलो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है, आप क्या करोगे, पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे एंड मान के चलो आपके कंपनी में आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है, तो आप पाइथन को लोगे, उसके हेल्प से अपनी अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे। क्या बोल रहे हो भैया आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। मान के चलो आपके पास एक कंपनी है, आप अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी डेटा के ऊपर विजुअलाइजेशन करना है, चार्ट्स बनाने हैं, एनालिसिस करना है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केटिंग कर पाओ, अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ सही प्रोडक्ट में। तो आपको इस चीज़ के लिए ना क्या चाहिए, इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, पाइथन के सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करोगे अपने नीड्स के हिसाब से, आप पाइथन के सोर्स कोड में मॉडिफिकेशंस करोगे और उस मॉडिफिकेशन करने के बाद आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन अलग बन जाएगी। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, इतना समझना। अभी रिलेट करने की कोशिश मत करो कि भैया आप क्या बता रहे हो, बस इतना समझ के रहने दो। अब मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ कुछ। पाइथन का जो असली नाम है is not Python. The actual name of Python is actual name of Python stands for C Python। आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे हो भाई, अगर मेरी लेक्चर है ये, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे। मैं किसी को ऐसा ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, वरना आपका ही नुकसान होगा आगे जाके, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह पे कंपाइल करके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो आप लोग। नोट्स मत बनाओ, स्क्रीनशॉट लेके एक जगह पे फाइल बना के स्टोर करो। मॉडर्न ज़माना है, क्यों नोट्स बनाना आपको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सी पाइथन क्या है, एक एक्चुअल नेम है पाइथन का, ओके। अब सी पाइथन जो नाम दिया, ये किसने दिया इसको, पाइथन को, ये दिया हमें भैया PSF वालों ने। PSF स्टैंड्स फॉर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। अब जो भैया आपने ये बताया है उसके आधारित पे हमें कुछ और चीज़ें बताओ। मतलब कि बहुत सारी कंपनी, क्या बोलते हैं, मैनी कंपनीज कस्टमाइज का क्या मतलब होता है कि किसी में मतलब मॉडिफिकेशन कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ में कस्टमाइज कर रहे हो, अपने हिसाब से उसमें चेंजेस ला रहे हो, ठीक है। तो मैनी कंपनीज कस्टमाइज्ड स्टैंडर्ड पाइथन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी पाइथन। इसका असली नाम क्या है, सी पाइथन, ये सी है, ओके। फॉर डेवलपिंग इन हाउस टूल्स, मतलब अपने लिए टूल्स को बनाना, मतलब पाइथन सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करके, कस्टमाइजेशन करके अपने लिए कोई टूल बनाना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको यूज़ करना, ठीक है। इन हाउस टूल्स और क्या हो सकता है, एंड दीज वर्जन्स आर कॉल्ड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आर कॉल्ड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। इतना समझ आया क्या बोला भैया आपने। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मान के चलो ये कंपनीज है बहुत सारी, ये क्या यूज़ करेगी, पाइथन को क्या करेगी, ये कस्टमाइज़ करेगी, पाइथन को कस्टमाइज़ करने के बाद ये एक ऐसा टूल बनाएगी, उसको नेम देगी, उसको क्या देगी, नेम। उसी को हम क्या बोलेंगे, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया क्या था, ओके, आगे बढ़े। अब भैया एक दो मुझे ना डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बता दो जो मार्केट में है पहले से, जो अलग अलग कंपनीज़ ने बनाया हो अपने लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है
जिसको हम बोलते हैं जे पाइथन। जे पाइथन क्या है? जे पाइथन, और इसको ना जाइथन भी बोल सकते हो, JYTHON, जे पाइथन और जाइथन। ये क्या है? ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन का जो कि जावा पे बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने में काम आता है। क्या बोला भैया आपने? ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो जावा बेस्ड एप्स को रन करवाता है। ठीक है, समझ आ गया भैया, मैंने नोट डाउन कर लिया। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे भाई, मेरे बहन, सेकंड है आयरन पाइथन। ये कैसा नाम है भैया? यही है जो है, ठीक है, आयरन पाइथन, और इसको आप ये भी बोल सकते हो आई पाइथन। ठीक है, ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन की। मतलब दूसरी, मैं नंबरिंग के हिसाब से नहीं बता रहा कि फर्स्ट ये हुआ सेकंड ये हुआ, मैं बस रैंडमली बता रहा हूँ जो मार्केट में पॉपुलर हैं। ठीक है, आयरन पाइथन हो गया, जे पाइथन हो गया। अब ये जो है ना आयरन पाइथन या फिर आई पाइथन, ये C#.net के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, इस लैंग्वेज में C#.net, उसको ये रन करवाता है, उसको ये एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, मदद करता है उस चीज़ में। थर्ड की बात करें अगर हम, तो थर्ड में आता है हमारे पास माइक्रो पाइथन। ठीक है, माइक्रो पाइथन से आप रिलेट कर सकते हो। माइक्रो का क्या मतलब होता है कि बहुत ही छोटा। ठीक है, बहुत ही छोटा। तो माइक्रो पाइथन, एक बात बताओ, माइक्रो वर्ड से आप क्या रिलेट कर पा रहे हो? कि भैया कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत ही छोटा है। तो डेटा के हिसाब से अगर मुझे आप समझाओगे तो छोटा डेटा हमें कहाँ से मिलता है? मेजरली बहुत अच्छे से मालूम है, अगर आप CS पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो। बता, अगर मैं बहुत ही छोटा डेटा का बात कर रहा हूँ लेकिन वो डेटा मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो क्या हो सकता है वो डेटा? भैया वो IoT जनरेटेड डेटा हो सकता है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जितनी भी डेटा जनरेट होती है वो बहुत ही मतलब ह्यूज अमाउंट में होती है, वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होती है और बहुत माइक्रो लेवल पे होती है। ठीक है, उसको एनालाइज करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है? डिफ़िकल्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना, बस इतना जानो कि माइक्रो पाइथन्स मतलब ऐसा जो छोटा छोटा डेटा होता है हमारे पास जो जनरेट होता है। अब आगे देखो, माइक्रो पाइथन कब यूज़ होता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन में। माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस, ठीक है, को क्रिएट करने में, माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। इतना समझ आ गया? फोर्थ देखते हैं हम, 3 देख लिया हमने। फोर्थ ये है हमारे पास स्टैकलेस पाइथन। ओके, जब हम स्टैकलेस पाइथन की बात करते हैं तो ये किस चीज़ में काम आता है? आपने सुना होगा किस चीज़ का नाम? IRCTC। ठीक है, IRCTC, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो जब आप इन प्लेटफॉर्म्स, इन एप्लीकेशंस की बात करते हो भैया, तो मैंने पढ़ रखा है एक कॉन्सेप्ट SQL में या DBMS में आपने पढ़ा होगा, कॉन्करेंसी। ठीक है, कॉन्करेंसी का एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। तो इस कॉन्करेंसी बेस्ड एप्लीकेशन को ये मदद करता है, स्टैकलेस पाइथन यूज़ आता है। ठीक है, कॉन्करेंसी बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कॉन्करेंसी का मतलब आप समझ लेना, एंड जिसमें कि ना पेमेंट का रोल बैक करना, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंसी का एक बार देख लेना, मैं मीनिंग यहाँ नहीं समझा रहा। ओके, इतना समझ आ गया। तो ये सब क्या है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सब क्या है? ये सब है हमारे पास
पाइथन के भैया, पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशंस जो अलग अलग कंपनी ने बनाया है और वो यूज़ करती हैं इसको। अब भैया अगर मुझे अलग अलग देखना है तो कहाँ देख सकता हूँ मैं पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन? आप खोल लो क्रोम खोल लो आप एंड आ जाओ, देखते हैं हमारे पास कहाँ पे है। हम जाएंगे www. तो ऐसा करते हैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन सर्च करो आप एंड यहाँ पे हमें खोलना है wiki.python.org। कौन सा? विकीपीडिया ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ दिख रहा है आपको स्टैकलेस पाइथन, ये वाला पॉइंट स्टैकलेस पाइथन है, टाइनी पाइथन है, विन पाइथन है, और भी जो हमने डिस्कस किया ना सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। स्पाइडर है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ें, इसको हटाओ फ़िलहाल के लिए। आई होप समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें, और इसमें थ्योरी ही है तो समझ आना ही चाहिए। ओके आपने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। एंड ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स का भैया ये मतलब होता है जो आपने समझाया कि ओपन सोर्स मीन्स जो थर्ड पार्टी के वेंडर्स होते हैं, ना, दे कैन कस्टमाइज। क्या कस्टमाइज कर सकते हो? दे कैन कस्टमाइज द लैंग्वेज फॉर देयर यूज़। वो लैंग्वेज को कस्टमाइज़ करते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से। ओके तो ये आपका फीचर 5th पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने 6th फीचर की तरफ। ठीक है, आ जाओ। 6th फीचर क्या है भैया हमारे पास? 6th फीचर है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इससे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करें, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि आपको हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंस पता है क्या? बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, बट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको पता ना हो तो उनके लिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप लोग डिफरेंस देख लो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ यार, हम पाइथन सीख रहे हैं, बट भैया अब क्यों बता रहे हो ये डिफरेंसेस वगैरह? हमने तो पढ़ ही रखा है भाई, जो आपने पढ़ा है, जो आपने कॉलेज में पढ़ा है, कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है वो हमें भी मालूम है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या पूछी जाती है वो हमें भी मालूम है। ठीक है, तो जो पढ़ना है डिटेल में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पाइथन के बारे में पढ़ें, हम डेटा टाइप पढ़ लें, 2-4 प्रोजेक्ट्स बना लें, 2-4 मॉड्यूल्स पे प्रोजेक्ट्स बना लें, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो ऐसा पढ़ो कि जब भी कोई भी पूछे ना तो इतने कॉन्फिडेंट हो कि उससे तो बेटर ही बता दोगे आप। ठीक है, चलो तो डिफरेंस क्या है हाई लेवल एंड लो लेवल में? आ जाओ, डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस, हाई लेवल की जब हम बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन रीडेबल होती है, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है और जो समझ आती है, ह्यूमन को समझ आता है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए है। ठीक है, बाहर के अगर स्टूडेंट देख रहे हो तो आप लोग को बता दूं, मैं ये जो भी मेरा कंटेंट है वो मैं सिर्फ इंडियन लोगों के लिए बनाता हूँ। आप लोग देख रहे हो तो बुरा मत मानना, बट ये रियलिटी है।
और मैं सिर्फ इंडिया को ही सपोर्ट करूँगा हमेशा। ठीक है, चलो लो लेवल लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होते, जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होते। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल क्यों नहीं होता भैया लो लेवल लैंग्वेजेस? क्योंकि ये इंटरेक्ट करता है विथ हार्डवेयर डायरेक्टली। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस इसलिए रीडेबल नहीं होता क्योंकि वो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, वो कैसी होती है? ऑटोमेटिक। मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख रखा है। क्या देखा है भैया? पिछले फीचर्स में मैंने बहुत ही क्लियरली समझाया है जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, C++, जैसे C++ को हम हाई लेवल बोलते हैं, ठीक है, और भी जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें मुझे बताना पड़ता है, मेमोरी स्पेस एलोकेशन करना पड़ता है, एंड हमने देखा है इस चीज़ को। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज में हमें करना पड़ेगा, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होंगी ना, उसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जब हम लो लेवल की बात करते हैं तो मैनुअली हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इतना लिखो, तब तक मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। लिख लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ें। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए हम। थर्ड पॉइंट क्या है भैया? थर्ड पॉइंट ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, ध्यान से समझो, जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। जो भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रोग्राम्स है, उसके एग्जीक्यूशन बहुत ही स्लो होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन की वजह से। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना समझो कि एग्जीक्यूशन स्लो होता है। उतना डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे। फिर हम जब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में, तो इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है ना, वो बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, क्यों फास्ट होती है भैया? क्योंकि ये डायरेक्टली रन करता है ऑन हार्डवेयर। डायरेक्टली हार्डवेयर पे ये रन करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। आपने अगर मेरा रिएक्ट का देखा है सीरीज़, तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगा यार, मेरे भाई मेरे बहन, कि रिएक्ट फास्ट क्यों है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पाइथन सीख रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि डेटा साइंस पढ़ लेंगे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस लैंग्वेजेस से भी आए हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैचिंग भी हैं, फुल स्टैक में सारे मैचिंग मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे फीचर। ठीक है, लेकिन बताओ कि रिएक्ट फास्ट क्यों है? व्हेन कंपैरिजन टू एंगुलर बोल लो, आप Vue.js बोल लो, क्यों है रिएक्ट फास्ट? क्योंकि ये वर्चुअल डॉम पे काम करता है। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस, ठीक है, पता है आप लोगों को? डिफ एल्गोरिदम, आपने अगर रिएक्ट अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको रिकॉन्सिलिएशन, आपको डिफ एल्गोरिदम पता होगा, वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, अगर किसी इंटरव्यू में कोई पूछता है सामने वाला बंदा कि रिएक्ट फास्ट क्यों है, तो बहुत लोग सिर्फ वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट बता के आ जाते हैं कि सब कुछ वो रैम में रखता है इसलिए वो फास्ट है। लेकिन वही सेलेक्ट होगा जो रिकॉन्सिलिएशन को भी अच्छा से समझाए, वो डिफ एल्गोरिदम को भी अच्छे से समझाए। ठीक है, तो मेरा बताने का ये मोटिव था बस
कि पाइथन जो है ना, पाइथन नहीं बोल रहा मैं, लो लेवल लैंग्वेजेस जो भी है ना वो डायरेक्टली रन करती है हार्डवेयर पे, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है। फिफ्थ जो है हमारे पास वो ये है कि एग्जाम्पल्स। हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है पाइथन, वो है जावा, वो है जावा स्क्रिप्ट, आई मीन जावा स्क्रिप्ट। ओके। देयर आफ्टर अगर लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें हम, तो आप बोल सकते हो असेंबली कोड बोल सकते हो, आप बोल सकते हो और कौन कौन से हैं लो लेवल में मुझे बताओ। कोबॉल का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? कार लेवल कार बोल रहा हूँ, हाँ कार ऐसा कुछ तो है, आप लोग कंफर्म कर लेना। ठीक है। और कभी कभी ना सी को हम लो लेवल और हाई लेवल दोनों बोलते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं देखेंगे, बस हमें ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, हमने ये 4 डिफरेंसेस देख लिए अच्छे से। अब हम भैया पढ़ सकते हैं आगे। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं। पढ़ाई से मूव ऑन मत कर जाना भाई, पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आपने ये चीज़ देख लिया। अब बात करते हैं हम, किधर गया यार, आईटी सेक्टर की जब हम बात करते हैं, आईटी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के क्या होते हैं, 2 तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं। एक होते हैं लो लेवल, एक होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। एक लो लेवल, एक हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है ना? चलो, अब जब हम लो लेवल की बात करते हैं तो जितना भी आपने डिफरेंस देखा, जितना भी आपने डिफरेंस नोट डाउन किया, उसको वहीं रहने दो, उसको वहीं भूल जाओ। ठीक है, बस एक लाइन में हम समझने वाले हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है? जस्ट लेट्स सपोज एनी इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम, एनी इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम, डायरेक्ट प्रोग्राम भी बोल सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। क्या समझाया भैया? मैंने तो कुछ नहीं समझा। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखा है, जो प्रोग्राम हमने लिखा है, लेट्स सपोज जो कोड हमने लिखा है ये, ठीक है, ये बाइनरी फॉर्मेट में है, 0-1 के फॉर्मेट में, या फिर ऑक्टल है, या फिर हेक्साडेसिमल है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये लो लेवल लैंग्वेजेस ही सपोर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज जो भी रहेगा उसको ये सारी भाषा समझ आती हैं। ठीक है, समझ आ गई सारी चीज़ें? चलो, तो ये लो लेवल लैंग्वेजेस है। अब हम बढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। लेकिन हाई लेवल को समझने से पहले लो लेवल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जब हम लो लेवल की बात करते हैं ना, तो मान के चलो मेरे पास लिखा है A = 0B 100, ठीक है, या फिर कुछ और ले सकते हो, B = 0B 101। तो जब आप ये पाइथन को दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ में, डेसिमल फॉर्मेट में भैया। क्योंकि पाइथन जो है ना, पाइथन है एक हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी बाइनरी फॉर्मेट में जो आपने दिया है उसको कन्वर्ट कर देगा डेसिमल फॉर्मेट में। क्यों कर रहा है? क्योंकि पाइथन को पता है कि ह्यूमन को समझाना ज़रूरी है, तो ये ह्यूमन रीडेबल बना देगा उसको। ठीक है, तो इस चीज़ को ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। समझ आई? इस पार्ट को आपको इम्प्लीमेंट करके देख लेना है। ठीक है, इसको प्रिंट करवाओगे, आपको पाइथन दे देगा अच्छे से।
तो स्टार मार्क कर दिया है, आप भी इसको चेक कर लेना कोड करके। अब मान के चलो आई वांट टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अब मैं डेसिमल को बाइनरी में करना चाहता हूँ, तो पाइथन में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, पाइथन में बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं जो हमें अलाउ करते हैं ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी, सो व्हाट विल आई डू। हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं बिन। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है जिसको बोलते हैं बिन। तो बिन में अगर 12 डालो तो ये आपको क्या दे देगा, बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये बिन जो है ना, ये जो बिन है इसको मैं लिख देता हूँ येलो में ताकि आप लोगों को याद रहे, बिन ऑफ 12। तो ये बाइनरी फॉर्मेट में आपको दे देगा। ठीक है, और अगर बाइनरी में आपको नहीं निकालना आता तो आप क्या करोगे, 0 1 2 4 8 16 32 आता है ना ये वाला फॉर्मेट तो सबको। ठीक है, समझ आ गया। तो क्या होगा, 0 0 0। ठीक है, चलो इसको हम नहीं देख रहे अभी। तो मतलब कन्वर्जन आना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे अगर आपको भैया नंबर सिस्टम आता है तो। नंबर सिस्टम, आई थिंक नंबर सिस्टम जो है ना वो फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक में रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको कन्वर्जन आना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू जो भी है, बाइनरी ऑक्टा टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, 1s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, 4s कम्प्लीमेंट, बहुत सारी चीज़ें, 9s कम्प्लीमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। अगर अभी नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाइथन में अगर मैथ जिस भी पॉइंट पे आएगा हम पढ़ेंगे। तो बिन का देख लिया, अगर हमें कन्वर्जन करना है। अगर मान के चलो मुझे किसी भी डिजिट को हेक्साडेसिमल में करना है, मुझे कन्वर्ट करना है कोई भी डेसिमल को, किसी भी डेसिमल को हेक्साडेसिमल, तो कैसे करेंगे भैया। हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं हेक्स। ठीक है, हेक्स के अंदर आप लिखोगे डिजिट, हेक्स के अंदर आप लिखोगे जो भी चाहिए, लेट से 162 या 172 कुछ भी लिख सकते हो। तो जब आप ये लिखोगे तो आपको हेक्साडेसिमल में आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, लो लेवल का भैया। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको सिर्फ क्या समझ आता है, डेसिमल भैया, डेसिमल सिस्टम उसको पता है, इससे ज़्यादा उसको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब हाई लेवल जो भी लैंग्वेजेस है ना, हाई लेवल जो भी लैंग्वेजेस है वो कन्वर्ट कर देगी। किसको कर देगी, अगर आप बाइनरी दोगे उसको कन्वर्ट कर देगी, ऑक्टल दोगे उसको कन्वर्ट कर देगी, हेक्साडेसिमल दोगे उसको कन्वर्ट कर देगी। लेकिन भैया कन्वर्ट किस में करेगी, वो करेगी डेसिमल फॉर्मेट में। समझ आ गया सब कुछ। तो इसलिए हम पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ को आराम से कन्वर्ट कर सकता है इनटू डेसिमल फॉर्मेट, इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। इससे ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब हम दूसरे फीचर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आज सोच रखा है कि फीचर्स कवर कर लेंगे हम जल्दी, तो अच्छी बात है अगर हो जाए तो। ठीक है, 5th 6th 7th, आई थिंक 7th हमारे पास क्या है, रोबस्ट। रोबस्ट का कोई मतलब समझा सकते हो मुझे, रोबस्ट का मतलब क्या होता है भैया। भैया अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो रोबस्ट का मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है वो होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ताकतवर। तो पाइथन को हम एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्या पाइथन के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं? बिल्कुल हैं, मॉड्यूल्स के फॉर्मेट में। क्या पाइथन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रीज़न्स हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझो कि
एक होती है हमारे पास वीक लैंग्वेज, ठीक है, वीक लैंग्वेज। कमज़ोर लैंग्वेज कौन सी होती है? कमज़ोर लैंग्वेज कौन सी होती है? मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इसको, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएंगी ये सारी चीज़ें, ओके। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। अब ये क्या है भैया? ये क्या है? एक मिनट रुक जाओ। ये जो है ना, और ये जो है, ये है हमारा एक एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन है। आप जाते हो एटीएम मशीन में तो यहाँ डिस्प्ले पे कुछ होते रहता है, मतलब लिखाता है डिफरेंट ऑप्शंस कि अपना प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड। आप क्या करते हो? आप अपने कार्ड इंसर्ट करते हो। ध्यान से समझना, आपने कार्ड इंसर्ट किया अपने एटीएम मशीन में जाके, अपने एटीएम है तो बहुत अच्छा, वरना जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ आप जाते हो, आप कार्ड इंसर्ट करते हो, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। आपने कार्ड इंसर्ट किया। जब आपने कार्ड इंसर्ट किया तो दो चीज़ें हो जाएंगी, तो दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। एक कि सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, तो क्या लिखा आता है आपको? कार्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऐसा दिखा सकता है ये ऑप्शन, मतलब डिस्प्ले पे। दूसरा दिखा सकता है प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड करेक्टली। एक क्या दिखा रहा है? कार्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और एक दिखा रहा है कि प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड करेक्टली मतलब आपने उल्टा लगाया है, उल्टा इंटर किया है उसको, ठीक है, उल्टा इंटर किया है, ठीक है। इतना समझ आ गया भैया। तो अब एक बात बताओ कि आपने कार्ड जो है उसको जब गलत एंटर किया तो ये जो सॉफ्टवेयर जो रन कर रही है एटीएम मशीन में, वो कैपेबल है इस चीज़ को डिटेक्ट करने में। क्या समझा रहा हूँ मैं? कि एटीएम के मशीन के पीछे जो सॉफ्टवेयर काम कर रही है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जिस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, या फिर लैंग्वेज हटाओ अभी के लिए, अब बस इतना समझो कि ये सॉफ्टवेयर या ये कोडिंग, सिंपल बोल रहे हैं हम, ये कोडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये डिटेक्ट कर पा रही है कि भाई साहब आपने कार्ड रॉन्ग इंसर्ट किया है, ठीक है, आपने कार्ड रॉन्ग इंसर्ट किया है। और जो मैसेज आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, वो ये दिखाया जा रहा है कि भाई साहब प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड करेक्टली। और ये कौन सा लैंग्वेज है? ये है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाऊँ आपको। आपने कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है, एक सिनेरियो है कि कार्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि कार्ड सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं हुआ है, तो वो हमें क्या दिखाएगा कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एरर, कि कार्ड इंसर्ट सही से नहीं हुआ, आप वापस से लगाओ इसको। तो ये जो कोडिंग है वो स्ट्रॉन्ग ही तो बोलेंगे, बहुत तगड़ा कोडिंग है कि हम जो भी एंट्री कर रहे हैं उसको वो डिटेक्ट कर पा रहा है, हम जो भी गलत इनपुट डाल रहे हैं उसको ये अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर आपने कार्ड गलत एंटर किया और फिर भी ये कुछ शो नहीं कर रहा है, और ये डिस्प्ले पे भी कुछ शो नहीं कर रहा, और ये डिस्प्ले पे भी कोई मुझे मैसेज नहीं मिल रही है, तो आप हो एक नॉर्मल कस्टमर, आपको क्या लगेगा कि भाई एटीएम मशीन ख़राब है, राइट। तो अगर चीज़ें सही होने के बावजूद भी
अगर आपको कोई मैसेज नहीं मिला और आपको लग रहा है एटीएम ख़राब है, तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है, एटीएम मशीन वालों की गलती है, या फिर उस कोडिंग की गलती है? सिंपली बोलोगे आप उस कोडिंग की गलती है भैया। उस कोडिंग का प्रॉब्लम है कि ये चीज़ वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जब ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो उसको हम बोलेंगे वीक कोडिंग, ठीक है। उसमें क्या बोलेंगे? वीक लैंग्वेज बोल सकते हैं हम। लेकिन यहीं पे जब ये मैसेज दे रहा है मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, अब देखो मैसेज भी जो ये दे रहा है ना, जो मैसेज ये देगा मुझे, वो क्या टेक्निकल मैसेज है? आपने कार्ड एंटर गलत किया, ठीक है, तो क्या ये कोडिंग ऐसा होना चाहिए कि ये मुझे टेक्निकल एरर दे कि एरर कुछ भी, एरर XYZ? तो अगर एक एरर XYZ लिखोगे तो सामने वाला जो कस्टमर है वो तो एक नॉर्मल बंदा है ना, वो प्रोग्रामर थोड़ी बैठा है आपके जैसे। उसको क्या पता चल रहा है कि क्या आ रहा है एरर? तो उसको तो लाल लाल कुछ दिखेगा, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब इसी टेक्निकल एरर को आप ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट कर देते हो, तो उस बंदे को समझ आता है कि अच्छा भैया मैंने कार्ड गलत एंटर किया, सही से अब डालता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खेल और वीक लैंग्वेज का। समझ आया? अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ज़्यादा हो गया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपको एकदम अच्छे से बताऊँ कि आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर पाओ ये सब चीज़ें। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे, कहीं भी आपसे कोई भी पूछे ना तो आपको ये एग्जाम्पल याद रहे, ताकि आप अच्छे से बता सको। अगले बार एटीएम में जाओगे कभी भी तो ये एग्जाम्पल माइंड में आएगा ही आएगा, ओके। अब आपको पता है भैया कि वीक लैंग्वेज क्या होती हैं। वीक लैंग्वेज के बारे में अगर हम देखें तो अब हम बात कर सकते हैं। अब आपको समझ भी आएगा कि भैया वीक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है कि इफ़ द एंड यूज़र, जो भी कस्टमर है, इफ़ द एंड यूज़र कमिट्स एनी मिस्टेक, जो भी कस्टमर है अगर कोई मिस्टेक करता है इन द सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग, एटीएम रिमाइंड करना माइंड में, ठीक है, एंड वी कैन नॉट, हमें पता नहीं चलता, एंड वी कैन नॉट सी एनी एरर मैसेज, और getting error which is not understandable, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं वीक लैंग्वेज। वापस से पढ़ रहा हूँ मैं एक बार। इफ़ द एंड यूज़र कमिट्स एनी मिस्टेक, एंड यूज़र कोई भी एक मिस्टेक करता है, कोई भी गलती करता है इन द सॉफ्टवेयर में, और हमें उस गलती का पता नहीं चलता है। पता कब नहीं चलेगा? जब मेरे पास कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। मुझे क्या लगेगा? सब कुछ ठीक है। लेकिन ठीक होने के बावजूद भी आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्या लगेगा? कि एटीएम ख़राब है, राइट। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की, ठीक है। जब हम स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखें तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की कंडीशन में वी विल गेट टेक्निकल एरर एंड इज अंडरस्टैंडेबल बाय एंड यूज़र, ठीक है। टेक्निकल एरर मिलता है मुझे जो कि एंड यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है आराम से। अब एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया कोडिंग में हम ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये यार। देखो, आप बोल रहे भैया कोडिंग में कुछ भी होता है गलत तो मुझे मालूम चल जाता है, ठीक है। कोडिंग में कुछ भी गलत होगा तो मुझे एंड यूज़र को पता चल जाता है। लेकिन ये किस कॉन्सेप्ट
मतलब कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस चीज़ के पीछे छिप के बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है भैया, इस कॉन्सेप्ट का नाम है भाई बहन एक्सेप्शन। समझ आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप कुछ गलती करते हो, उस गलती का प्रोग्रामर्स को पहले से ही पता होता है कि ये गलती कर सकता है एंड यूज़र, तो उसके केस से वो यूज़ केसेस बनाता है। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक में। ठीक है, ट्राई कैच आपने बहुत सारी लैंग्वेज में यूज़ कर रखा होगा, मैंने भी किया है। तो इस चीज़ से ना आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से क्या कर सकते हो, इसको आसानी से क्या कर सकते हो, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हो। समझ आ गई? सारी चीज़ समझ आ गई आपको? ठीक है, तो इसका कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं भैया, थोड़ा सा गैप ले ले क्या? चलो 1 मिनट का गैप लेते हैं, ओके? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सारे फीचर्स इसी लेक्चर में मैं कवर करूँ। बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं, बट इसमें मैं कवर करूँगा ही करूँगा, भले कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, चलो आ रहा हूँ मैं। हो गया 1 मिनट आप लोगों का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये देखने वाले हैं कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट से डील करते हैं, ठीक है, डील करने का मतलब भैया 1 मिनट, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, 1 मिनट होल्ड करना यार। वेट। ठीक है, चलो आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत ही किस्म के एरर्स आते हैं, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने भी बताया है, तो एरर भी आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे कौन सा एरर आ सकता है। ठीक है, तो अब किस पॉइंट पे आता है एरर वो मैं बताता हूँ। पहला आप लोग लिखो कि जब हम डेवलप करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज़, पहला एरर आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है भाई, वो सेकेंड एरर भैया मुझे कब मिलेगा? दूसरा मिलेगा आपको कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम एरर आपने सुन रखा होगा, तो कंपाइल टाइम पे मुझे मिलती है। और दूसरा जो एरर मिलता है मुझे वो होता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। मैं फ़ास्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा फास्ट लगे तो आप स्लो करके देख लेना। तो तीसरा जो होता है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे होता है। ठीक है, तो ये 3 प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मुझे एरर मिल सकती है। अब एरर के टाइप्स क्या क्या होते हैं भैया? जब हम बात करते हैं एरर्स के टाइप के बारे में,
टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, एरर के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहला हम देखते हैं कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर, फास्ट लिखते जाओ आप लोग। कंपाइल टाइम क्या होता है ना कि occurs when you have not followed syntax correctly। आप अगर सिंटैक्स में गलती करते हो, सिंटैक्स पे फोकस करना, आप अगर अपने प्रोग्राम में सिंटैक्स की गलती करते हो तो आपको जो एरर मिलेगा वो कौन सा है? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि these errors are solved। आई नो हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है, मैनेज कर लो। these errors are solved by programmers during development time। ठीक है, ये प्रोग्रामर्स ही इस एरर को सॉल्व करते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट ये होगा कि occurs during compilation process। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है कंपाइल टाइम एरर के अंदर। मैं रिपीट नहीं करूँगा तो आप लोग बैक करके देख लेना। ओके, सेकंड पे मूव ऑन करते हैं हम। सेकंड जो है हमारे पास एरर वो है लॉजिकल एरर्स। पहला देखा हमने कंपाइल टाइम देखा। सेकंड जो होता है लॉजिकल एरर्स। आप लोग इसी से समझ पा रहे हो कि लॉजिक्स में कुछ तो लोचा होगा। ठीक है, लॉजिक्स में कुछ चीज़ें हेरा फेरी होंगी। तो लॉजिकल एरर्स ऐसे होते हैं जो ऑकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर आप बोल सकते हो रन टाइम पे। ठीक है, एग्जीक्यूशन या फिर रन टाइम पे। ओके, अब ऑकर क्यों करते हैं? ऑकर्स ड्यू टू रॉन्ग या फिर इनवैलिड लॉजिक। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको समझ आ गई। इनवैलिड लॉजिक की वजह से ये ऑकर करता है। ठीक है, ये भी जो एरर होती है ना, ये सॉल्व्ड बाय प्रोग्रामर ही तो सॉल्व करेगा, और भाई किसके बस की बात है? सॉल्व बाय प्रोग्रामर्स एट डेवलपमेंट टाइम। अब लॉजिक भैया मुझे समझ नहीं आया। देखो, अब मान के चलो दो बंदे हैं, एक बंदा इधर एक बंदा इधर। ये क्या कर रहा है ना, इसके पास दो चीज़ें हैं, इसके पास दो अल्फ़ाबेट्स हैं, एक है ए एक है बी। ठीक है, तो ये अपना लॉजिक लगा रहा है कि a + b/2। ठीक है, और ये जो है ये क्या कर रहा है? वो a + b/2 कर रहा है। तो क्या ये दोनों का लॉजिक सेम है? क्या ये दोनों लॉजिक सेम लगा रहे हैं या नहीं? तो क्या देखना ना हमें, दोनों का लॉजिक अलग अलग है तो डेफिनेटली अब सिनेरियो क्या होगा? सिनेरियो ये होगा कि ये जो बंदा है इसका जो टेस्ट केस है वो पास हो जाएगा। ठीक है, इसका जो टेस्ट केस है वो पास हो जाएगा, इसलिए मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ। लेकिन सेकंड जो है उसका जो टेस्ट केस है वो फेल हो जाएगा। समझ आई चीज़ें? फर्स्ट इसका जो फेल हो जाएगा टेस्ट केस, और इसका क्या हो जाएगा? इसका टेस्ट केस पास हो जाएगा। ओके, समझ आया? तो ये लॉजिकल एरर्स में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी एरर्स के बारे में हम देखते हैं। तीसरा एरर जो हमारे पास है वो क्या है? रन टाइम एरर्स। मैं बहुत ही फास्ट कवर कर रहा हूँ, आई नो। रन टाइम एरर्स। ठीक है, बैक करके देख लेना, छूटने मत देना अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो। ओके, अब रन टाइम एरर जो है कब ऑकर करेगा? ये ऑकर्स ड्यू टू रॉन्ग इनपुट entered बाय एंड यूज़र्स। रन टाइम एरर। अब जो ATM वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें कार्ड आप उल्टा लगा रहे थे, तो ये रन टाइम एरर ही तो था जिसको
कोडर ने ऐसा कोडिंग किया था जो ये डिटेक्ट कर पा रहा था कि ये कार्ड इसने उल्टा लगाया है, ठीक है। जिसको हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा उसने, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, उसी रन टाइम एरर के अंदर ही ये आएगा। सेकेंड, रन टाइम एरर्स ये जनरेट करता है, रन टाइम एरर्स जनरेट टेक्निकल एरर मैसेजेस। अब मैंने बताया था कि रन टाइम जो एरर आपने कार्ड उल्टा डाला, आपके पास एक एरर आ रही है जो आपको समझ आ रही है, लेकिन आपने कार्ड उल्टा डाला, आपके पास आना चाहिए था क्या, टेक्निकल एरर मैसेज, टेक्निकली आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये क्या टेक्निकल एरर एंड यूज़र को समझ आएगा, एंड यूज़र को समझ आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको तो चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है, जो उसको समझ आए भाई, ओके। तो ये एरर जो है ना, ये टेक्निकल एरर जो है ना, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब इसी एरर को मैं यूज़र फ्रेंडली में कन्वर्ट कर दूं, यूज़र फ्रेंडली का मतलब जो आपको समझ आ रही है चीज़ें, ठीक है, विथ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बाय द यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग, by the use of exception handling you can overcome this situation, ठीक है। अब बताओ मुझे भैया, देखो मैं एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता बट मैं फास्ट जा रहा हूँ। एक्सेप्शन क्या होता है? आप बोलते हो ना ये तो एक्सेप्शन है यार, मेरे क्लास में ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में ये एक्सेप्शंस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं भीड़ से। आप भी एक्सेप्शन हो अगर आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो, सही जगह से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है तो हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या होती है? एवरी रन टाइम एरर इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। जो भी रन टाइम एरर पे जनरेट होती है हमारे पास मैसेज, उसको हम एक्सेप्शन मैसेजेस बोल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन जनरेट्स टेक्निकल एरर मैसेजेस जनरेट करता है एक्सेप्शन हमारा, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना इसका डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो हमें बात करना है वो क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। हर चीज़ का डेफिनेशन यार हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन लिखेंगे कैसे? द प्रोसेस ऑफ, अरे यार रुक जा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्निकल एरर मैसेजेस into user friendly error messages, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं भाई साहब एक्सेप्शन हैंडलिंग। लिख नहीं रहा मैं, समझ आ गई सारी चीज़ें। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट यहाँ पे है। आप जब लिखते हो a = 10, b = 20, c = a/b, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा सही रिजल्ट, ठीक है। 10/20 1/2.5, ठीक है, मिल जाएगा आपको आंसर। लेकिन जब आप ऐसा कुछ करते हो a = 10, b = 0, c = a/b, तो ये आपको एक एरर देगा, ठीक है। ये आपको इस पॉइंट पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। रुको, इस पॉइंट में आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लूँगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँगा। एंड क्योंकि इस लेक्चर में 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको कवर नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके पास? एक्सेप्शन। c = a/b करोगे तो 10/0 क्या आएगा? आपके पास एक एरर जनरेट होगी। उस एरर को हम बोलते हैं ज़ीरो डिवीज़न
एरर। आपको हर चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़ीरो डिवीज़न एरर हम बोलते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो फीचर था हमारे पास ये आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। फीचर कौन सा था हमारे पास कि स्ट्रॉन्ग क्यों है पाइथन, तो पाइथन इतने सारी चीज़ों को हैंडल कर पाता है बहुत ईजिली, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। देख लिया हमने। नेक्स्ट बात करें हम, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा था कि इस लेक्चर में कितना भी टाइम लगे हम कवर करेंगे तो करेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा हमारे पास 7 8 हो गया। 8 क्या है, एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड लैंग्वेज, ठीक है। एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड लैंग्वेज, सरल भाषा में समझे। देखो पहले क्या होता था, हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, ठीक है, ये ETC जो भी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था, एग्जीक्यूशन जो होता था ना, एग्जीक्यूशन वो बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट पार्ट की, तो इस लैंग्वेज में हम डेवलपमेंट में बहुत प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है, ठीक है। दे आर बैड एट डेवलपमेंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है डेवलपमेंट पार्ट, कॉम्प्लेक्स बोल लो। लेकिन जब पाइथन आया हमारे पास, तो पाइथन क्या बोल रहा है कि पाइथन डेवलपमेंट, भले पाइथन स्लो हो, देखो डिफरेंस यहीं पता चल रहा है कि पुराने जो लैंग्वेजेस हैं उनमें एग्जीक्यूशन फास्ट होती थी लेकिन डेवलपमेंट स्लो होती है। लेकिन पाइथन बोल रहा है स्पीड में मैटर कर लूँगा, एग्जीक्यूशन फास्ट स्लो मैं देख लूँगा, लेकिन डेवलपमेंट जो पार्ट होगा, डेव पार्ट, वो मैं बहुत ही फास्ट करवाऊँगा। कैसे करवाऊँगा, देखो इसका एक फीचर है ये कि ये डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट करवा सकता है, लेकिन दूसरा फीचर क्या है कि इसको स्पीड में मेंटेन करना है। तो स्पीड मेंटेन करने के लिए ये इन लैंग्वेजेस के पास जाएगा, ये अरे यार नेटवर्क को क्या हो रहा है, स्पीड मेंटेन करने के लिए ये इन लैंग्वेजेस के पास जाएगा और बोलेगा कि भैया मुझे आपकी रिक्वायरमेंट है स्पीड मेंटेन करने के लिए। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मुझे स्पीड चाहिए आपसे, ठीक है। मैं डेवलपमेंट अच्छे से देख लूँगा, आप स्पीड दे दो मुझे, ठीक है। तो क्या कर रहा है पाइथन इस लैंग्वेजेस से सपोर्ट मांग रहा है, ठीक है। किस फॉर्मेट में, कोड के फॉर्मेट में, लाइब्रेरीज के फॉर्मेट में। तो ये सपोर्ट जो मांग रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बेड करना। मतलब दूसरे लैंग्वेजेस को के फीचर्स को दूसरे लैंग्वेजेस से हेल्प मांगना, कोई हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। हैंस पाइथन इज एम्बेडेड, वो दूसरे लैंग्वेजेस से सपोर्ट मांग रहा है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा आता है कि जब अदर लैंग्वेजेस लाइक C++, इसके पास क्या है, फास्टर एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बारी आती है तो स्लो है ये। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो पाइथन, ये ओल्डर लैंग्वेजेस बहुत ही स्लो हैं, ठीक है। तो अब ओल्डर लैंग्वेजेस क्या बोल रहे हैं कि भाई पाइथन मुझे डेवलपमेंट भी अपना फास्ट करना है, तो ये क्या करेगा, पाइथन का सपोर्ट लेगा अब ये। तो पाइथन क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज को दे रहा है, यहाँ पे पाइथन क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज को दे रहा है। हैंस पाइथन इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। समझ आया क्या आप लोगों को? एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड मैंने डायग्राम समझाया, थ्योरी में कितना ही पढ़ा लूँ, डायग्राम से ही आपको याद आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो पाइथन सपोर्ट लेता है और सपोर्ट देता है। सपोर्ट लेने को क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। सपोर्ट देने को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना ही समझना है हमें। अपने 9th वाले फीचर के ऊपर आते हैं। आई नो बहुत ही फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बट प्लीज़ मेंटेन करना, इस चीज़ को मैनेज करना आप लोग, ठीक है। 9th क्या है हमारे पास, सपोर्ट्स थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे यार, थर्ड पार्टी के APIs। ओके भैया, आपने API का चर्चा कर दिया, यहाँ पे गलती हो गया। अब बताओ API क्या होता है। अगर किसी ने बोला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो भाई मत देखो मेरे लेक्चर। इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को स्टॉप कर रखा है कि फुल फॉर्म मत बताओ मुझे,
ठीक है, आई नो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ही है ये, लेकिन इसका काम बताओ। मैंने काम पूछा, फुल फॉर्म नहीं पूछा है। तो आप काम बताओगे और इसके टाइप्स बताओगे। रेस्ट एपीआई होता है भैया, सॉकेट एपीआई होता है, बहुत सारे तरीके के हैं। एंड ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैकएंड में मैंने ये चीज़ डिस्कस कर रखा है आपको। एपीआई टेस्टिंग के टूल्स बता रखे हैं मैंने, पोस्टमैन से कर सकते हो, स्वैगर से कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स बता रखा है मैंने। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अगर आपको चाहिए लेक्चर तो आप बता देना, अभी हम कवर नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी एपीआईज, अब ग्यूडो वैन रोसम जो थे ना, ये हमारे ठहरे, एक मिनट रुको, मजाक नहीं, चलो मजाक करेंगे ही नहीं, हटाओ इसको, इस एग्जाम्पल को ही मैं हटा देता हूँ, बस नाम लिख रहा हूँ। ग्यूडो वैन रोसम जो थे, ये एक साइंटिस्ट क्या बोलता हूँ मैं, डेवलपर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई ऐसी मॉड्यूल नहीं बनाई पाइथन में, इन्होंने कोई ऐसी मॉड्यूल नहीं बनाई टू कम्युनिकेट क्या करने के लिए, टू कम्युनिकेट, बात करने के लिए, किससे, बात करने के लिए किससे, डेटाबेसेस से। आप अगर बताओ मुझे भैया, आप अगर मैथ यूज़ करते हो, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ करना रहता है, तो आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हो। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स मैथ चाहिए तो आप सी मैथ का यूज़ कर लेते हो, आपको कैलेंडर से रिलेटेड चाहिए तो आप कैलेंडर इंपोर्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये सारी मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड की गई हैं टू सिंप्लीफाई आवर कोड, टू सिंप्लीफाई आवर कोडिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं बाय ग्यूडो वैन रोसम जी। लेकिन अब इस पॉइंट पे ग्यूडो वैन रोसम सर मॉड्यूल्स एक भी प्रोवाइड नहीं किया उन्होंने इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद डेटाबेसेस। डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी नहीं बनाया। अब डेटाबेसेस में मैं यहाँ ओरेकल की बात करूँगा, ओरेकल। ठीक है, अब ये जो ओरेकल है ना, ओरेकल एक ऐसा क्या बोल सकते हैं हम, रहने दो, कुछ भी बोले हटाओ। ठीक है, तो मान के चलो ओरेकल डेटाबेस से मुझे कम्युनिकेट करना है पाइथन की हेल्प से, तो पाइथन में मॉड्यूल एक भी नहीं है जो ये चीज़ फंक्शनैलिटी मुझे प्रोवाइड करे। ठीक है, तो एक अलग से डेवलपर थे जिनका नाम था एंथोनी। ठीक है, एंथोनी मतलब अलग अलग पर्सन। अगर मुझे पाइथन में कुछ डिमेरिट्स लगेंगी, कुछ डिसएडवांटेजेस लगेंगे, तो मैं एज अ डेवलपर खुद सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने मॉड्यूल्स दे सकता हूँ कि आपको ये करना है तो आप ये मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करो। तो एंथोनी एक डेवलपर थे, उन्होंने एक मॉड्यूल दिया, उस मॉड्यूल का नाम था ओरेकल डीबी। ठीक है, अब ओरेकल डीबी एक ऐसा मॉड्यूल है पाइथन में नहीं बोल सकते हम, लेकिन जो कम्युनिकेशन में मुझे हेल्प करता है, जो कि आप पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ आई चीज़ें सारी। अब आप क्या कर सकते हो, चलो इम्प्लीमेंटेशन आप एक और यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। आप करोगे इंस्टॉल पाइचार्म। वैसे मैं बताऊँगा, सब चीज़ बताऊँगा, क्या इंस्टॉल करना है, कैसे करना है। इंस्टॉल पाइचार्म इंस्टॉल करोगे, आप जाओगे, कहाँ पे जाना है, पाइथन के इंटरप्रेटर में एंड वहाँ पे सी ऑल पैकेजेस पे जब आप करोगे क्लिक, तो आपको क्या दिखेंगे, आपको दिखेंगे सी ऑल पैकेजेस में नमपाई दिखेंगे, नमपाई, पांडास, हो सकता है आपको इंस्टॉल करना पड़े, एंड मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना ही है। ओके, पैकेजेस में जब आप जाके देखोगे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ओरेकल भी आपको दिख जाएगा, ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, तो इन सबसे कम्युनिकेशन कैसे करना है, मतलब हर चीज़ परफॉर्म कैसे करनी है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो हमें हमारे पास हो सकता है मॉड्यूल ना मौजूद हो, तो मॉड्यूल नहीं है तो किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, तो उसका यूज़ कर लेंगे, जैसे एंथोनी सर ने बनाया है ओरेकल डीबी। ठीक है, तो पाइथन सपोर्ट करता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी एपीआईज को। ये क्या है, थर्ड पार्टी ही तो है, ओरेकल डीबी थर्ड पार्टी ही तो है जिसको ये सपोर्ट करेगा पाइथन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये चर्चा कर ही दिया है, तो नमपाई जो होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होता है। नमपाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, 2x2 का, 4x4 का, जितना भी हो। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर आ जाता है हमारे पास पांडास आता है डेटा के एनालिसिस में।
ठीक है। लेट्स से फिल्टरिंग करना है, फिल्टरिंग बेस्ड ऑन कंडीशंस डेटा के अंदर, तो आराम से आप pandas की हेल्प से कर सकते हो। अगर हम मैटप्लॉटलिब के बारे में बात करें तो मैटप्लॉटलिब मेनली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। लिखा क्यों नहीं रहा यार, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन लाइक लाइन हो जाएगा, ग्राफ्स हो जाएगा, XY ग्राफ जो भी है, ठीक है। तो नमपाई जो होता है वो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है, पांडास डेटा एनालिसिस करेगा, मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन करता है। अब भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर डन विद दिस लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, आई नो, बट मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि सारे फीचर्स कवर हो गए, ठीक है। थ्योरी पार्ट था और थ्योरी में मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता था अपने लेक्चर्स को। किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत लगे हमें प्लीज़ बताना, आपके कमेंट बहुत ही सराहनीय होते हैं एंड मोटिवेटिव होते हैं, जो डेफिनेटली मुझे मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो, एंड हाँ, जितने भी जगह पे मैंने स्टार मार्क किया है ना, वो आपके लिए एक होमवर्क है। ऐसा होमवर्क लोगे तभी आप आगे सीख पाओगे। इम्प्लीमेंट करो, कोड लिखो, ठीक है। एंड मुझे कमेंट में बताओ कि भैया हुआ नहीं हुआ, क्या आंसर था, जो होता है बताओ, ठीक है। स्टार मार्क जहाँ पे भी है वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा या 2x पे देखा है तो वापस रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलो ध्यान रखो आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं एंड हम पाइथन को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें देख रहे थे, हम फीचर्स देख रहे थे, हम हिस्ट्री देख रहे थे। नाउ वी विल एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग पाइथन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कुर्सी की पेटी बांध देना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखो आप लोग।